हेलो। शांत हो जाइए। हो गए शांत। लाइव किया जी। कर दो। जो पढ़ा रहे हैं आराम से पढ़िए। अपना दिमाग मत लगाइए। हिस्ट्री ही पढ़ाइए, पॉलिटी है पढ़ाइए। तुम्हारे अनुसार हम चलेंगे जी। मास्टर तुम है कि हम है? हाँ, तो मास्टर हम है तो मेरे अनुसार चलो, अपना दिमाग मत लगाओ ज्यादा। चलिए। आइए। ज्योग्राफी पहला चैप्टर प्रारंभ कर दिए हैं, जिसमें क्या दिखा रही? कौन दिखा रही? वीडियो कॉल। मारेंगे, मारने लगेंगे ना अभी। सब हुआ निकल जाएगा 2 मिनट में। है थोड़ा गौर कीजिए के हल्ला कर रहा है। क्या है जी? लपुआ भागो। अरे एगो लपुआ आता था, वो नहीं आता है जी। वो दुबला पतला जो आता था, जो बोतल में पानी लेके आता था। बोतल में पानी लेके आता था, उसमें नींबू उम्बू रहता था। कहाँ है वो? वहां आता है। आता है सुबह में। वो एक नंबर प्योर लपुआ लगता है। एकदम उसका ड्रेसिंग सेंस सब भी जो है, मतलब हाँ है। मतलब स्टूडेंट लाइफ में वैसे रहा जाता है महाराज। एकदम सेंट उंट मार के आता था। रात में जो है, कल रात में एगो लड़का आया, पूरा सेंट गमक रहा था। ठीक है। वो बोलता है सर हम गरीब हैं। उसके बाद चेन भी पहन ले था। अब ओरिजिनल सोना का दिख तो रहा था, सोना का ही ओरिजिनल था कि डुप्लीकेट ही नहीं पता हमको। और चप्पल भी 200-300 रुपया का पहन ले था, कम से कम 200-300 से कम का चप्पल नहीं होगा। बोलता है सर हम गरीब हैं, हमको पढ़ा दीजिए ना। बोले कैसे गरीब है बताइए, 150-200 का आप सेंट लगाते हैं और बोलते हैं गरीब है? ड्रेसिंग सेंस से पता चल जाता है कि आदमी गरीब है कि अमीर है। ठीक है। कम से कम नहीं कुछ हो तो चप्पल से जरूर पता चल जाता है। ठीक है। चप्पल बहुत बड़ा सूचक है बाबू। मेरा चप्पल छोड़िए ना महाराज, हम तो हाट पे लेते हैं। 75 रुपया का चप्पल है। वो प्लास्टिक वाला नहीं आता है, वही है। चलिए। अरे शांत रहो, आप पढ़ो। प्राचीन भारतीय भौगोलिक सभ्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था?
जम्बू द्वीप ना, भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंग था। किसका अंग था? जम्बू द्वीप। सब गई थी पानी पूरी खाने। क्या क्या वो खा के आई है जी? कि सब पानी पूरी खा के आ रही होगी, कहीं पर भीख मांग रही होगी वो ठेला वाला के पास। तू क्या वो पानी पूरी खा के आई है जी? जल्दी बैठिए आप लोग भाई। कीड़ा उड़ रहा है जी। ओ दिवाली आ गया इसलिए तो कीड़ा उड़ रहा है। बैठ गए सब लोग हो? और भी कोई है? जल्दी बैठाइए सबको। क्या बतिया रही है दोनों? है हल्ला मत कीजिए, शांत रहिए अब। शांत रहिए, पढ़ाने दीजिए। आइए, क्वेश्चन नंबर 7। आइए, अब शांत हो जाए, अब शांत होइए। अब एकदम शांत होइए, अब एकदम शांत। क्वेश्चन नंबर 7। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जॉन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जॉन, और इसमें सुधार कीजिएगा, और ग्रीनविच मीन टाइम में, और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है? कितना घंटा? 5.5 घंटा ना? 5.5 घंटा। 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट। देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा समझिएगा आप। देखिए, एगो देशांतर रेखा है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो जो संपूर्ण पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी को 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है। पूरा का पूरा पृथ्वी जो है, पूरे पृथ्वी की अगर बाबू हम लोग बात करें तो पूरे पृथ्वी को 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है। पूरे पृथ्वी को 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है। इन 360 देशांतर रेखाओं में एक देशांतर रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इन 360 देशांतर रेखाओं में एक देशांतर रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यह आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा की अगर हम लोग बात करें तो यह रेखा यूरोप के, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, फिर अफ्रीका के अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना जैसे देशों से होकर गुजरती है। और यह 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, इसी देशांतर रेखा को हम लोग ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा कहते हैं।
जीरो डिग्री देशांतर रेखा को ही हम लोग ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, या इसी को हम लोग जीएमटी भी कहते हैं, जीएमटी भी कहते हैं, या इसी को हम लोग प्रधान माध्याह्न रेखा भी कहते हैं, इसी को हम लोग प्रधान माध्याह्न रेखा भी कहते हैं, प्रधान माध्याह्न रेखा, प्रधान माध्याह्न रेखा भी कहते हैं, इसी को हम लोग प्रधान माध्याह्न रेखा भी कहते हैं। जीरो डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा, जीएमटी रेखा, प्रधान माध्याह्न रेखा भी हम लोग कहते हैं। विश्व का कोई भी देश हो, विश्व के सभी देश अपने समय का जो निर्धारण करता है वह जीरो डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर ही करता है। जीरो डिग्री देशांतर रेखा का काफी महत्व है। जो जीरो डिग्री देशांतर रेखा है, जीरो डिग्री देशांतर रेखा की अगर हम बात करें तो जीरो डिग्री देशांतर रेखा का काफी ज्यादा महत्व है। और जीरो डिग्री देशांतर रेखा का महत्व इसलिए है क्योंकि विश्व के सभी देश जीरो डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर ही अपने समय का निर्धारण करता है। भारत हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, चीन हो, फ्रांस हो, कोई भी देश हो, एनीबॉडी, एनी कंट्री, कोई भी देश हो, एनी कंट्री, कोई भी देश हो, विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण जीरो डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। तो एक प्रश्न यहां से बनता है और बहुत अच्छा प्रश्न यहां से बनता है, विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण कौन आधार पर करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण करता है जीरो डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर। तो बताइए विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण कौन आधार पर करते हैं? जीरो डिग्री देशांतर रेखा के विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण कौन आधार पर करते? जीरो डिग्री देशांतर रेखा के विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण कौन आधार पर करते हैं? जीरो डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करते हैं। ठीक है बाबू। अब देखिएगा आप, जीरो डिग्री देशांतर रेखा से दाहिना जाइएगा। जीरो डिग्री देशांतर, इधर है दाहिना, इधर है बायां। जीरो डिग्री देशांतर रेखा से दाहिना जाइएगा तो इधर पूरब है। क्या है? पूरब। और इधर आइएगा तो इधर पश्चिम है। क्या है? पश्चिम। जानते हैं बाबू, जब जीरो डिग्री देशांतर रेखा से हम लोग पूरब जाते हैं, जीरो डिग्री देशांतर रेखा से पूरब जाते हैं तो समय बढ़ता है, समय बढ़ता है। जीरो डिग्री देशांतर रेखा से पूरब जाते हैं तो समय बढ़ता है, और पूरब जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम जाने पर समय घटता है। पश्चिम जाने पर समय घटता है। पूरब जाने पर समय इसलिए बढ़ता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। जीरो डिग्री देशांतर रेखा से पूरब जाने पर समय बढ़ता है, और पूरब जाने पर समय इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी की अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है जिसे पृथ्वी का घूर्णन गति हम लोग कहते हैं। और पृथ्वी के घूर्णन गति के वजह से ही दिन और रात होता है। आप आए होंगे तो दिन होगा, अभी देखिए रात है, होने गया रात। आप आए थे तो क्या था, अभी क्या हो गया? कि जो दिन और रात की घटना होती है ये इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, इसी वजह से दिन और रात होता है। और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, इसी वजह से मौसम परिवर्तन होता है। कुछ दिन पहले गर्मी था, अब ठंडा आएगा, फिर आपको बसंत ऋतु आएगा, फिर गर्मी आएगा, फिर बरसात आएगा। ये जो ऋतु परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? ऋतु परिवर्तन बाबू इसलिए होता है क्योंकि जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य की भी परिक्रमा करता है। तो बात समझिएगा आप, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, इसी वजह से ऋतु परिवर्तन होता है, जिसे पृथ्वी का परिक्रमण गति कहते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, जिस वजह से दिन और रात होता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। इसी वजह से पूरब जाने पर समय बढ़ता है। पूरब जाने पर समय क्या होता है? बढ़ता है। अब पूरब जाने पर कितना समय बढ़ता है? तो देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी लगभग गोलाकार है, या हम यो कहे पृथ्वी एक बार चक्कर लगाती है तो 360 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी अगर गोलाकार है, अगर आप पृथ्वी को गोलाकार मान लेते हैं
तो पृथ्वी अगर एक बार अपने अक्ष पर घूम जाती है तो हम कह सकते हैं पृथ्वी जब एक बार अपने अक्ष पर घूमती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। और पृथ्वी को एक बार अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटा का समय लगता है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। लेकिन 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड को हम लोग 24 घंटा भी कह सकते हैं, हाँ या ना? बोलिए। कह सकते हैं ना? बोलिए, कह सकते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री का कोण बनाती है 24 घंटा में, 24 घंटा में। तो 24 घंटा बराबर 360 डिग्री, तो 1 घंटा बराबर कितना डिग्री? तो 360 अपन 24, और अगर आप काटिएगा तो आपको मिल जाएगा 15 डिग्री, यानी 1 घंटा बराबर 15 डिग्री होता है, यानी पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री घूम जाती है। तो 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, यानी 60 मिनट, 1 घंटा को 60 मिनट लिख सकते हैं, 60 मिनट बराबर 15 डिग्री। तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 1 डिग्री बराबर 60 अपॉन 15, 15 चौका 60, यानी 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ये 6 क्लास का कैलकुलेशन है। अगर आप छठा क्लास का एनसीईआरटी पढ़ते हैं, भूगोल में पहला चैप्टर है सौर मंडल, पहला चैप्टर को पढ़िएगा, उसी में ये कैलकुलेशन है। अगर ये कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आया है तो आपका स्तर 6 क्लास से भी नीचे है। आपको कम से कम 5वां क्लास में जाकर के एडमिशन लेकर के फिर से अपने पढ़ाई को भार देना चाहिए। समझ गए? इस कैलकुलेशन पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप लोग समझे हैं कि नहीं समझे? अब देखिएगा बाबू, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो अब देखिएगा बाबू आप कि हमने आपको बतलाया है कि जब हम लोग पूरब जाते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब जाते हैं तो समय बढ़ता है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम जाते हैं तो समय घटता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब जाते हैं तो समय बढ़ता है, प्रति देशांतर 4 मिनट समय बढ़ता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से जैसे जैसे हम लोग पूरब जाते हैं वैसे वैसे प्रति देशांतर 4 मिनट समय बढ़ता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से जैसे जैसे हम लोग पूरब जाते हैं वैसे वैसे प्रति देशांतर 4 मिनट समय बढ़ता है। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है तो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जाइएगा तो 12 बज करके 4 मिनट हो रहा होगा। 2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जाइएगा 12 बज करके 8 मिनट। 3 डिग्री पर जाइएगा 12 बज करके 12 मिनट। इस प्रकार से अनुवाद प्रति देशांतर आगे बढ़ते जाइए और 4 मिनट समय आगे बढ़ते जाएगा। और जैसे हम लोग पश्चिम जाते हैं तो प्रति देशांतर 4 मिनट समय घटता है। जैसे हम लोग पश्चिम जाते हैं तो प्रति देशांतर 4 मिनट समय घटता है। 0 डिग्री पर 12 बज रहा है दोपहर का, 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर जाइएगा तो 11 बज करके 56 मिनट। 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर जाइएगा 11 बज करके 52 मिनट। 3 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर जाइएगा 11 बज करके 48 मिनट। तो पूरब जाने पर प्रति देशांतर 4 मिनट समय बढ़ता है और पश्चिम जाने पर प्रति देशांतर 4 मिनट समय। ये बात समझ में आया? अब देखिएगा बाबू, जो अपना देश भारत है, भारत का जो मानक समय रेखा है, भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही हम लोग ग्रीनविच रेखा कहते हैं, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। तो क्वेश्चन में जो है भारतीय स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय स्टैंडर्ड टाइम यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मतलब हो गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और ग्रीनविच रेखा का मतलब हो गया 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा रहा है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में कितने समय का अंतर है। 0 डिग्री देशांतर रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में कितने समय का अंतर है, क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा रहा है।
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मतलब है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और ग्रीनविच रेखा का मतलब है 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में कितने समय का अंतर है, यह बात आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बात बताइए, 0 और 5 में कितने का अंतर? 5 का। 0 और 10 में कितने का अंतर? 10 का। 0 और 50 में कितने का अंतर? 50 का। तो 0 और 82.5 में कितने का अंतर? 82.5 का। 0 और 82.5 में कितने का अंतर? 82.5 का। और 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? जब मान लिया जाए कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है, मान लिया जाए कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है, तो 82.5 डिग्री बराबर कितना मिनट? 82.5 डिग्री बराबर कितना मिनट? तो 82.5 गुना 4 कर लेंगे हम लोग, 82.5 गुना हम लोग 4 करेंगे, और जब हम लोग 82.5 गुना 4 करेंगे तो 330 मिनट निकल जाएगा। और जब आप 330 मिनट को घंटा में बदलिएगा तो 60 से आपको भागा देना होगा, और 330 भागा 60 अगर आप कीजिएगा तो आपको 5.5 घंटा आ जाएगा। कितना घंटा आ जाएगा? सिंपल कैलकुलेशन है ये, इसमें कुछ नहीं है। 6 स्टैंडर्ड का ये कैलकुलेशन है। पता नहीं आप समझे हैं या नहीं समझे। समझ गए? क्वेश्चन क्लियर? आगे बढ़े ना। क्या हुआ जी? चलिए आगे। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? देखिए बाबू, क्या हुआ है? कोई मोबाइल से कनेक्ट कर रहा है? खींच के मारिए, पकड़िए उसको, लाइए, हम ऊपर से लेकर नीचे तक तेतार देंगे। अगर कोई भी टीवी मोबाइल से कनेक्ट कर लिया, खोज करके मारेंगे, और मोबाइल लेकर के चूर देंगे, नहीं तो सीधे नहर में फेंक देंगे, और मोबाइल मिलेगा उलेगा नहीं, और पूरे जीवन भर के लिए ज्ञान बिंदु प्रतिबंधित हो जाएगा तुम्हारे लिए। चाहे तुम कोई भी हो, चाहे तुम लाट साहब ही क्यों ना हो, क्लास को डिस्टर्ब करेगा। बहुत मार मारेंगे हम, इतना मार मारेंगे ना, होश ठिकाने आ जाएगा तुमको। बदमाशी नहीं, हम अपने बहुत बड़का बदमाश हैं। क्लास डिस्टर्ब अगर किया, बिट्टू झा का तुम लोग नहीं समझता है, अगर वो क्लास छोड़ दिया, सिलेबस खत्म, तुम मान करके चलना, सिलेबस खत्म। करो बदमाशी, ना स्वयं बदमाशी करो, ना किसी को करने दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना अंजाम बुरा होगा तुम सोच भी नहीं सकता है। पढ़ने के लिए आया है, पढ़ो, नहीं तो बहुत मार मारेंगे हम। फाउंडेशन बैच में तुम पता कर लेना, 8 से 10 में 1 सप्ताह हम क्लास डिस्टर्ब रखे, लेकिन खोज करके निकाल लिए। तुम ही मत समझना कि 2000 3000 4000 लड़का है तो हम तुमको नहीं निकाल पाएंगे। हम पढ़ाना लिखाना छोड़ करके यही काम करना शुरू कर देंगे, भर रात रोक लेंगे हम सबको, लड़का हो या लड़की। हम बहुत पागल आदमी है बाबू, पढ़ाते भी पागल की तरह हैं भी हम पागल। बदमाशी नहीं, क्लास डिस्टर्ब एकदम बर्दाश्त नहीं होगा। सब चीज बर्दाश्त हो सकता है, क्लास डिस्टर्ब एकदम बर्दाश्त नहीं हो सकता है। अगर क्लास को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा, बहुत मार मारेंगे, जान लो तुम। एकदम दिमाग में बैठा लो इस चीज को। आइए, आगे से अगर करता है, दोनों क्लासरूम बंद कर दो, और सुबह से लेकर, अभी से लेकर सुबह तक में मिलेगा, उसको मारेंगे, बहुत मार मारेंगे हम। ठीक है, देखो तो जी, फोन कर रहा, जाके देखो, उस पर केस करेंगे हम। ठीक है, केस भी हम कर देंगे कि दरोगा बनने का सपना ही तुम्हारा चल गया। केस करेंगे, हम बोल दे रहे, हम केस करेंगे। क्लास डिस्टर्ब करता है, हजारों लड़का क्लास कर रहा है, तुम क्लास डिस्टर्ब करेगा। एगो लाट साहब है, तुम लाट साहब का बेटा है, तुम लाट साहब का बेटा, कलेक्टर का बेटा, तुम अपने लिए है, हमारे लिए कुछ ना है। देखिए बाबू, भारत, देखिए सबसे पहले पुराना आंकड़ा हम आपको बता देते हैं, फिर नया आंकड़ा हम आपको बता देंगे, क्योंकि इसमें चेंजिंग हुआ है। अभी तुरंत पुराना नया दोनों आंकड़ा हम आपको बता देते हैं।
ठीक है ना बाबू? देखिए, भारत है, भारत का जहां तक सवाल है, भारत देखिए उत्तर में नेपाल के साथ सीमा बना रही है, चीन के साथ सीमा बना रही है, भूटान के साथ सीमा बना रही है। ये सब स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा। फिर आप भारत देखिए, आप बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बना रही है, अरब सागर के साथ सीमा बना रही है, हिंद महासागर के साथ सीमा बना रही है। ये सब जलीय सीमा है, जलीय जलीय सीमा। तो जो पुराना आंकड़ा है, पुराना आंकड़ा यह कहता है भारत की मुख्य भूमि के जो समुद्री सीमा की लंबाई है, भारत के मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि के समुद्री सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। लेकिन जब हम मुख्य भाग में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी जोड़ लेते हैं, तो सभी द्वीपों सहित भारत के समुद्री सीमा की लंबाई हो जाती है 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर। और जानते हैं बाबू, ये जो भारत की मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित संपूर्ण समुद्री सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। इसकी गणना मैनुअली हुआ है, और इसकी गणना मैनुअली 1970 के दशक में हुआ था, 1970 के दशक में। अब नया टेक्नोलॉजी से जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से इस सीमा की लंबाई नापी गई है। जब न्यू टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत इस सीमा की लंबाई मापी गई है, तो इसकी लंबाई बढ़कर हो गई है 11,098 किलोमीटर। 11,098 किलोमीटर, 11,098 किलोमीटर। नया आंकड़ा हम लिखाएंगे, आप नहीं लिखिए, नया आंकड़ा हम लिखाएंगे, ठीक, हम लिखाएंगे, आप परेशान मत होइए, बता रहे हैं, समझिए। पहले मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, द्वीप सहित 7516, और 2023-24 में जो नया आंकड़ा आया है उसके अनुसार भारत के समुद्री सीमा की लंबाई 11,098 किलोमीटर। और सभी राज्य के सीमा की लंबाई में वृद्धि हुआ है। गुजरात के सीमा की लंबाई में भी वृद्धि हुआ है, पश्चिम बंगाल के सीमा की लंबाई में भी वृद्धि हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि पश्चिम बंगाल में हुआ है, सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि पश्चिम बंगाल में हुआ है। लेकिन पहले भी सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात बनाता था, और आज भी सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात ही बनाता है। पहले भी सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात बनाता था, और आज भी सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात ही बनाता है। गुजरात 2340 किलोमीटर की सीमा बनाता, 2340 किलोमीटर की सीमा बनाता है लगभग में गुजरात। ये तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई हो गई। वही ये तो भारत के जलीय सीमा की लंबाई हो गई। वही भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई की बाबू अगर हम लोग बात करें, तो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वह यह है। भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, अगर स्थलीय सीमा की लंबाई की हम लोग बात करें तो इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। और भारत का जहां तक सवाल है, भारत उत्तर में लद्दाख से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है,
और भारत उत्तर में लद्दाख से लेकर तमिलनाडु तक जो है 3214 किलोमीटर में फैला हुआ है, 3214 किलोमीटर। और आप सब लोग जानते हैं ऊपरी भाग उत्तर होता है और निचला भाग दक्षिण होता है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण में लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण में लंबाई 3214 किलोमीटर है। और भारत पश्चिम से पूरब में गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर। तो भारत उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर में और पूरब से पश्चिम में 2933 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो अब आप हमको बताइएगा एक एक करके, भारत के मुख्य भूमि के स्थलीय सीमा की लंबाई द्वीप समूह सहित। अच्छा, जो नया आंकड़ा जारी हुआ है उसके अनुसार भारत के समुद्री सीमा की लंबाई 11,000। जो नया आंकड़ा जारी हुआ है उसके अनुसार भारत के समुद्री सीमा की लंबाई 11,098 किलोमीटर। और अभी भी सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन राज्य बनाता है? कौन राज्य बनाता है? और नया आंकड़ा के अनुसार अगर देखा जाए तो समुद्री सीमा की लंबाई में सबसे अधिक प्रतिशतता वृद्धि कौन राज्य की हुई? पश्चिम बंगाल, पश्चिम। इसके अलावा भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,000। भारत उत्तर से दक्षिण में कितना किलोमीटर में फैला हुआ? 3200। भारत उत्तर से दक्षिण में कितना किलोमीटर में फैला हुआ? कितना किलोमीटर में? अब भारत पूरब से पश्चिम में, पूरब से पश्चिम में 2933 किलोमीटर। क्लियर हुआ बाबू? तो पुराना आंकड़ा के अनुसार ही टिक करना है, ठीक है ना? और नया आंकड़ा हम आपको लिखा देते हैं। अब जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है और क्वेश्चन के डिमांड को समझना है कि वह पुराना आंकड़ा से पूछ रहा है या नया आंकड़ा से। नया आंकड़ा से पूछेगा तो नया आंकड़ा जो लिखाएंगे वो जवाब दीजिएगा, पुराना आंकड़ा से पूछेगा तो ये जवाब दीजिएगा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय, जलीय नहीं बोल रहा है, स्थलीय बोल रहा, स्थलीय 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर। कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है? नहीं छूटा। आगे, भारत की उत्तर से दक्षिण में लंबाई 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम में लंबाई 2900। भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान? कल ने बताए हैं, 7वां ना। और कल ही क्वेश्चन का भी जवाब दिए। देखिए, हम अगर आप इस प्रश्न को पहले पूछे गए घटना चक्र में देखिएगा तो इसका उत्तर बी मिलेगा, लेकिन बी के साथ नहीं जाना है। क्योंकि देखिए बाबू, क्षेत्रफल तो कांस्टेंट ना है। हो क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% घेरता है। लेकिन वर्तमान की जनसंख्या भारत में इतनी हो गई है जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 18% है। तो भारत क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है भारत भले 2.42% भाग को घेरता हो, लेकिन भारत की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वर्तमान में भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 18% है। कितना परसेंट है? 18%। तो इसमें 18% के साथ हम लोगों को जाना है। कितना के साथ? और देखिए बाबू, हम जो ये आंसर बताए हैं वर्तमान आंकड़ा के अनुसार बताए हैं। तो एगो कुछ डाटा लिखिए ना, एगो डाटा लिखिए, नया वाला डाटा लिख करके हम लाए हैं, सब बात लिखा देते हैं। लिखिए, हेडिंग मारिएगा, भारत की नई समुद्री तटरेखा और द्वीपों की नई गणना।
इसमें बहुत सारा डाटा है, आपके काम लायक 2 4 5 गो है, हम लिखा देते हैं। देखते हैं ऐसे डाटा तैयार किया जाता है, किसी का कट पेस्ट कॉपी हम लोग नहीं करते हैं, ऐसे डाटा तैयार करते हैं। करेंट में भी जो फर्स्ट एसआई बैच में पढ़े होंगे, हम आपको ओरिजिनल कॉपी सब भी दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई कट पेस्ट कॉपी नहीं होता, यहाँ का सब कट पेस्ट कॉपी करता है, समझे। लिखिए, हेडिंग मारे, भारत की नई समुद्री तट रेखा और द्वीपों की नई गणना, द्वीपों की नई गणना। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, नीचे से लिखिए पॉइंट, हेडिंग मार लिए ना, अब नीचे से स्टार मार के लिखिए। जियोग्राफिक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत जो नई तटरेखा, जो नई समुद्री तटरेखा, जो नई समुद्री तटरेखा, जो नई समुद्री तटरेखा की गणना की गई है, गणना की गई है, उसके अनुसार, उसके अनुसार, उसके अनुसार भारत के नई तटरेखा की लंबाई, 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 भारत के नई तटरेखा की लंबाई, भारत के नई तटरेखा की लंबाई 11,098 किलोमीटर हो गया है। ग्यारह हजार 98 किलोमीटर हो गया है, जो कि पहले 7516 किलोमीटर था, जो कि पहले 7516 किलोमीटर था, 7516 किलोमीटर था। यानी 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 तटरेखा की लंबाई में वृद्धि, यानी तटरेखा की लंबाई में वृद्धि, तटरेखा की लंबाई में वृद्धि 3582 किलोमीटर, 3582 किलोमीटर का हुआ है। कॉस्ट में प्रतिशत वृद्धि 47.65%, कॉस्ट में प्रतिशत वृद्धि 47.65%। 47.56%, 47.65%, सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सबसे ज्यादा प्रतिशत, सबसे ज्यादा प्रतिशतता वृद्धि, सबसे ज्यादा प्रतिशतता वृद्धि, सबसे ज्यादा प्रतिशतता वृद्धि पश्चिम बंगाल का हुआ है। सबसे ज्यादा प्रतिशतता वृद्धि पश्चिम बंगाल का हुआ है, सबसे ज्यादा प्रतिशतता वृद्धि पश्चिम बंगाल का हुआ है। अब राज्य के अनुसार गुजरात जो है 2340.62 किलोमीटर,
किलोमीटर की सीमा बनाती है। अब वर्तमान का आंकड़ा है। दूसरा स्थान तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करें तो जो तमिलनाडु है यह आपको 1068.69 किलोमीटर की सीमा बनाता है। फिर तीसरा बाबू है आपको आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो 1053.07 किलोमीटर की सीमा बनाता है। महाराष्ट्र, आगे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें तो यह जो है 877.97 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और फिर जो है आपको पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो जो पश्चिम बंगाल है यह आपको 721.02 किलोमीटर की सीमा बनाता है। यानी ये हम क्या बता रहे हैं पता है बाबू? नहीं समझ रहे हैं? अरे हीरा लाल साहब, यहां देखिए ये मानचित्र को। गुजरात समुद्री सीमा बनाती है, महाराष्ट्र बनाती है, गोवा बनाती है, कर्नाटक बनाती है, केरल बनाती है, तमिलनाडु बनाती है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल बनाती है। तो गुजरात समुद्री सीमा 2340 किलोमीटर का बनाती है। यही बात हम आपको लिखा रहे हैं। अब समझ में आया? हाँ या ना? तो लिख रहे हैं ना फटाफट? मेरे साथ लिखिए। यहां तक लिख लिए बाबू लोग? आगे बढ़े। आगे बढ़ना जाए। आगे केरल। केरल जो है 600.15 किलोमीटर की सीमा बनाता है। फिर आगे है ओडिशा। ओडिशा जो है 574.71 किलोमीटर की सीमा बनाता है। फिर जो है कर्नाटक। कर्नाटक जो है 343.3 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और फिर जो है गोवा। और गोवा जो है बाबू आपको 193.95 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी समुद्री सीमा बनाता है। और यह समुद्री सीमा बनाता है 3083.50 किलोमीटर। यानी सुनिए हीरालाल, सब सुनिए हीरालाल, रुकिए 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 रुकिए, रुक गए। देखिए, अगर राज्य में पूछेगा सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन बनाता? गुजरात। लेकिन ओवरऑल दृष्टिकोण से अगर पूछे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलाकर के, तब अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलाकर पूछे तब क्या होगा? अंडमान निकोबार। बात समझे? पक्का? भगवान कसम। आगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप 144.8 किलोमीटर की सीमा बनाता है। दमन और द्वीप। दमन व द्वीप 54.38 किलोमीटर की सीमा बनाता है। आगे पांडिचेरी। 42.65 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 42.65 किलोमीटर की सीमा बनाता है। समझे? और हीरो साहब लिख लिए? यहां पर कुछ पॉइंट हम बता रहे हैं, हम लिखाएंगे नहीं, घर पे जाके आप लिख लीजिएगा। सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात राज्य बनाता है, ठीक है। ओवरऑल और राज्य केंद्र शासित प्रदेश दोनों में देखा जाए तो सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब इसके बाद
अगर राज्य में देखा जाए सबसे छोटी सीमा बनाता है कौन, तो गोवा। अगर राज्य में देखा जाए सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है, गोवा। लेकिन अगर ओवरऑल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में देखा जाए कि सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है, तब हो जाएगा पांडिचेरी। बात समझे? जवाब दीजिए, 4 गो पॉइंट है, चारों पॉइंट जवाब दीजिए। सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य, सबसे छोटी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलाकर सबसे लंबी समुद्री सीमा आए, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलाकर सबसे छोटी आए। ये सब पॉइंट अपने ऐसे तो आंकड़ा लिख दिए हैं, लिखने का जरूरत है नहीं, अब नीचे से लिखिएगा। नए आंकड़ा के अनुसार द्वीपों की संख्या नए आंकड़ा के अनुसार द्वीपों की संख्या कुल 1389 है। नए आंकड़ा के अनुसार द्वीपों की कुल संख्या 1389 है। नए आंकड़ा के अनुसार द्वीपों की कुल संख्या 1389 है, जिसमें सबसे ज्यादा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 836 है। जिसमें सबसे ज्यादा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 836 है। जिसमें सबसे ज्यादा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 836 है। जिसमें सबसे ज्यादा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 836 है। और राज्यों में सबसे ज्यादा द्वीप गुजरात में लगभग 144 है। और राज्यों में सबसे ज्यादा द्वीप गुजरात में 144 है। और राज्यों में सबसे ज्यादा द्वीप गुजरात में 144 है। चलिए, तो आज की सभा यही समाप्त होते। 1 मिनट है, 1 मिनट सुनिए। सब्जेक्टिव नोट सब लोग ले लिए हैं? नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, ऑनलाइन वाले को अपलोड कर दिए हैं। देखिए तकनीक क्या होना चाहिए, सुनिए। अभी घर पे जाकर खाना बना करके खा के सो जाना है। सुबह में 4 बजे उठ करके पढ़ना है। 4 बजे से लेकर 10 बजे तक रगड़ कर पढ़ना है। दूसरी बात, क्लास में जो हुआ है, 1 मिनट, क्लास में जो होना है, जैसे कल जो क्लास में होगा आज पढ़ लीजिएगा, आज पढ़ के आइएगा। कल क्लास में होगा, फिर क्लास कीजिएगा, फिर घर पे जाइएगा, जो पढ़ के गए हैं क्लास में वो रिवीजन कीजिएगा। फिर अगले दिन का पढ़िएगा, फिर क्लास आइएगा, फिर क्लास कीजिएगा, फिर क्लास में पढ़ाए गए चीजों का रिवीजन कीजिएगा, फिर अगले दिन का पढ़िएगा। ये टेक्निक अपना रहे हैं न हो? इस टेक्निक को अपनाइए। मिलते हैं कल, धन्यवाद।